कल जो कविता हुई थी आखिर में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे कि मैं जग की बौराई चिड़िया, भोर होए चाहे हो दोपहरिया, चहक रही प्राणों की चिड़िया, मैं जग की बौराई चिड़िया। कर्ण कुहर में लगा के फेरी, चाहूं जग खोले तो आंखें, भर ले सुख सुहाग से झोली, चली जा रही भाग्य की बिटिया, मैं जग की बौराई चिड़िया। जग सोता अपने सपनों में, पट बंद कर चैन मनाता, स्वप्न नीड़ निज तोड़ा मैंने, खोया चैन खोल केवड़िया, मैं जग की बौराई चिड़िया। आसमान में पंख फैलाकर ढांप रही सारे अंतर को, सीमाहीन आकाश की सीमा नापेगी यह पागल चिड़िया, मैं जग की बौराई चिड़िया, भोर होए चाहे हो दोपहरिया, चहक रही प्राणों की चिड़िया, मैं जग की बौराई चिड़िया। तो ये राजमा की लिखी हुई कविता कल आखिर में हुई थी। आज एक और कविता है, तो पहले पढ़ देते हैं, फिर उसका भावार्थ लेंगे। मैं जब छोटी थी आंगन में, तुमने एक पेड़ लगाया था और मुझे चिढ़ाया था। मैं जब छोटी थी आंगन में, तुमने एक पेड़ लगाया था और मुझे चिढ़ाया था। जब यह पेड़ बड़ा होगा, ड्योढ़ी से बाहर फैलेगा। जब तू बड़ी होगी, ड्योढ़ी से बाहर जाएगी। क्योंकि लड़की पराए घर में ही फलती है, फूलती है। मैं ड्योढ़ी से बाहर गई भी, फिर ड्योढ़ी में ही वापस आ गई हूं, और यह पेड़ ड्योढ़ी से बाहर फैलता है और अपने फल बाहर ही बांटता है। और मैं बूढ़ी माँ, घर की यह ड्योढ़ी एक रंग में रंग कर अपना मन बहलाते हैं। कभी बस यादों में बचपन के दिन लौट आते हैं। तो मानी बात है कि तुमने एक पेड़ लगाया था जब मैं छोटी थी, तो तुम कौन? तुम मेरी माँ। तुमने एक छोटा सा पेड़ लगाया आंगन में और ये कहकर चिढ़ाया था कि जब बड़ा होगा यह पेड़, तब ये जो घर की चार दीवारी है, यह जो ड्योढ़ी है आंगन के बाहर, वहां तक फैल जाएगा। तो देखते भी हैं हम कि पेड़ लगाए जाते हैं और बड़े होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और ज्यादातर जो किनारे लगते हैं, जो दीवार होती है, चार दीवारी, ड्योढ़ी, गेट, कुछ भी कहें, तो उसे बाहर ही फैल के और ज्यादातर उनके फल बाहर भी लटक जाते हैं। तो कह के चिढ़ाया था। चिढ़ाने की बात क्या थी? चिढ़ाने की बात ये थी कि जैसे ये पेड़ बड़ा होगा और इस ड्योढ़ी के बाहर चला जाएगा, वैसे ही तू भी बड़ी होगी तो ड्योढ़ी से बाहर चली जाएगी, यानी यह जो ड्योढ़ी है इसको लांघ लेगी। क्योंकि लड़की वो तो पराए घर में ही फलती है, फूलती है। एक उम्र विशेष होने के बाद लड़की पराई हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है लड़की क्या है? पराया धन है। और वहां जाकर के ही सारा विकास होता है। माँ बाप के यहाँ कितने वर्ष रहती है? 18-20। आजकल बढ़ गई है उम्र, नहीं तो वही उम्र होती है। उसके बाद
पूरा जीवन तो उसका ससुराल में ही बीतता है। तो माँ चिढ़ाती थी, देख ये पेड़ भी बड़ा होगा और डोरी से बाहर फैलेगा, इसी तरह तू भी डोरी के बाहर जाएगी और इस पेड़ की तरफ फैलेगी फूलेगी। तो मैं डोरी से बाहर गई भी, किंतु अब डोरी में ही वापस आ गई हूं। यानी किसी कारणवश वापस लौट के आ गई हूं अपने ही घर में। कारण कुछ भी हो सकता है। तो जब वापस आ गई हूं, किंतु यह पेड़ को देख रही हूं, इस पेड़ को, यह तो अभी भी बाहर ही बाहर फैलता जा रहा है और अपने फल भी बाहर ही बाहर बांट रहा है। यानी पेड़ तो अपना काम किए जा रहा है, जोड़ी में रहकर भी जो भी उसका फल है वो सीमित नहीं है। उस चार दीवारी में, उस बाउंड्री में हर किसी के लिए वो फल अवेलेबल है, उपस्थित है। वैसे ही जब एक बार परिपक्वता आ जाती है जीवन में फल की तरह, तो वो परिपक्वता सिर्फ घर में बैठने से नहीं होती, बाहर उन फलों का वितरण करने से भी होती है। और अपने आप ही ये फलों का वितरण होता है, जिस तरह पेड़ अपने फल को बाहर ही बांटता है। किंतु क्या यह हमेशा संभव होता है? कह रहे हैं कि मैं और मेरी बूढ़ी माँ, तो हम दोनों क्या है, जोड़ी में एक रंग के जोड़ी, हम कर की यह जोड़ी एक रंग में रंग कर, यानी जो रंग उसका वही रंग मेरा। तो हो सकता है जिस कारण से वो घर लौटी है वही कारण उसकी माँ का भी हो सकता है कि उसकी माँ ने भी अपना पति खो दिया हो, और हो सकता है उस लड़की ने भी अपना पति खो दिया हो, और दोनों उस एक ही रंग में जोड़ी में बैठ के अपना मन बहलाते हैं, आपस में बातें करते हैं और अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं और बचपन के दिन लौट आते हैं। तो इस तरह मन बहलाते हैं। जोड़ी से बाहर निकलना, उस सीमा को लांघना, और फिर जो कुछ भी जीवन में परिपक्वता आई उसको आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना, ये एक अलग अवस्था होती है। और उसके पहले नहीं तो सब इसी प्रकार अपने ही विचारों में, अपने ही रूढ़ी में, चार दीवारी में कैद रहते हैं। आगे है, कच्ची माटी की मेरी गागर कैसे सह पाएगी कच्ची माटी की मेरी गागर कैसे सह पाएगी सागर की बौराई अटखेली को। महानता का जादू तुम में कैसे लख पाओगे कोमलता मेरे मन की। पंकज के प्राणों से तुम और मैं जूही की कली रही बस, बंद हुए फिर खिलते हो। पंकज के प्राणों से तुम और मैं जूही की कली रही, बस बंद हुए फिर खिलते हो। अभी परिपक्वता नहीं आई है। जो पिछले में कविता में था कि फल की तरह परिपक्व होता है, वो एक अलग रूप होता है।
और यहाँ परिपक्वता मिट्टी की है कि माटी अभी भी कच्ची है, पकी नहीं है, और वो गागर जो है अभी कच्ची माटी की है। और सागर की जो लहरें उठ रही हैं बिल्कुल पागलों की भांति अटखेली कर रही हैं, उछल कूद मचा रही हैं, अपने आप में मगन हैं, तो उनको कैसे सह पाएगी? यानी अभी भीतर परिपक्वता आई नहीं है भावों में कि उस भाव के सागर की जो कुछ भी विशेषताएं हैं उनको वो सहन कर पाए, क्योंकि अभी भी कच्ची है ये भीतर की माटी, भीतर की गागर, जिसमें वो सागर को भर लेना चाहती है, किंतु समझ पा रही है कि कैसे सह पाएगी। सागर में थोड़ा सा भी कच्ची मिट्टी की गागर है, लहरें उसको बिल्कुल बिखेर देंगी, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगी। इसलिए परिपक्वता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं सह पाएगी। और इसीलिए कहा जाता है भाव में क्या क्या आवश्यक है। सर्वप्रथम गंभीरता, उसके बाद गहनता, फिर प्रगाढ़ता। प्रगाढ़ता का मतलब ही है पकना, परिपक्व होना। जैसे दूध को पकाया जाता है तो वो गाढ़ा होता है, प्रगाढ़ होता है, वैसे ही जब हमारा अंतःकरण पकाया जाता है, यानी पकता है, वही भाव प्रेम की अग्नि में या ज्ञान की अग्नि में। सूक्ष्म में अग्नि के बस दो ही रूप हैं, या तो प्रेम या ज्ञान। उस अग्नि में जब पकती है यह कच्ची माटी की गागर अंतःकरण के रूप में, तब जाकर उस भाव के सागर में जो लहरें उठती हैं, वो लहरें जो भाव की अटखेलियां करती है अलग अलग ढंग से, कभी ऊंची कभी नीची, उनको वो सहन कर पाती है। तो महानता का जादू तुम में, तुम तो इतने महान हो, तो तुम कैसे समझ पाओगे कि मैं एक छोटी सी जूही की कली और मुझ में कितनी कोमलता है मेरे मन में अभी भी। तुम तो एक कमल की तरह है, इतने विशाल, इतने बड़े खिले हुए, इतने महान, और मैं तो बस सिकुड़ी हुई सी बंद एक जूही की कली। यानी अभी भी इतनी भीतर में लज्जा है, संकोच है कि वो खिलने से भी कतरा रही है। कली है, बस बंद बंद ही रहना चाहती है, और तुम बार बार कहते हो खिलो, मेरी तरह खिलो, कमल के फूल की तरह खिलो। तो एक ओर तो सागर को सहन करना है, दूसरी ओर कमल की तरह खिलना है। यदि हम अपनी ही क्षुद्रता में रहेंगे, जूही की कली कितनी छोटी सी होती है और कमल का फूल कितना बड़ा होता है, उस तरह खिलना है। एक एक पंखुड़ी खिल जाती है उसकी, तो तुम तो फिर खिलते हो और मैं तो बस बंद रही। ये अवस्था बनी हुई है, तो उससे आगे बढ़ना है और अपनी गागर जो भी कच्ची है मिट्टी उसकी, उसको और पकाना है, और वो कली जो खिलना चाहती है उसको खिलाना है। आगे है, कल रात तक वह युवा थी, आज सुबह मेरी वो बहन बूढ़ी हो गई थी। कल रात तक वह युवा थी, आज सुबह मेरी वो बहन बूढ़ी हो गई थी। जमाने की तेज हवा से झुक गई थी उसकी कमर,
नए जमाने की नई रोशनी से चुंधिया गई थी आंखें, शोर सुनकर घबरा गया था दिल, कांपने लगी टांगें। दोष वह अपनी दुर्बलता को नहीं, जमाने भर को दे रही थी। आशीर्वाद देने वाली उसकी वाणी जमाने भर को कोस रही थी। कल रात तक वह युवा थी, आज सुबह मेरी वो बहन बूढ़ी हो गई थी। तो इसमें क्या भाव है? भाव इतना ही है कि अपने आप को नहीं देखकर समझकर आप जमाने को दोष दे रहे हो। और यहां अपनी बहन के बारे में एक उदाहरण लेकर या रूपक लेकर समझाया जा रहा है कि कल रात तक तो बड़ी युवा थी, वो लग रही थी, किंतु आज सुबह देख के लग रहा है। यानी कोई एक ऐसा समय आ जाता है कि एकदम से परिवर्तन हो जाता है। और बूढ़ी हो गई थी, क्यों हो गई थी उसका एक्सप्लेनेशन है, उसकी ही व्याख्या है इसके अंदर। सबसे पहले क्या, जमाने की तेज हवा से झुक गई थी उसकी कमर। जैसे तेज हवा चलती है और पेड़ की डाली जो है वो झुक जाती है, वैसे ही जमाने की तेज हवा चली और उसको सहन नहीं कर पाई, झुक गई उसकी कमर। जो बुढ़ापे की एक निशानी होती है कि कमर झुक जाती है। फिर बुढ़ापे की क्या निशानी होती है? आंखें चुंधियाती रहती हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो किसने की उसके आंखों की रोशनी कम? नए जमाने की नई रोशनी। तो नए जमाने की नई रोशनी से, यानी जमाने में जितने परिवर्तन आ रहे हैं उनको वो समझ नहीं पाई। उसको देख देख के उसकी आंखें चुंधिया गई। जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है हवा की तरह, और वो उसको संभाल नहीं पा रही, इसलिए कमर झुक गई, आंखें चुंधिया गई। और क्या लक्षण होते हैं बुढ़ापे के? टांगे कांपने लगती हैं। तो क्यों कांपने लगी टांगे? शोर सुनकर घबरा गया था दिल, चारों ओर शोर ही शोर है। यहां तक कि संगीत के नाम में भी शोर, इतना हो हल्ला, इतना लाउड, इतना जोर, वो सब सुन के घबरा गया उसका दिल और वो थरथरा गई, कांपने लगी उसकी टांगे। जिस संगीत पर आज के जमाने के लोग नाचते हैं, उनकी टांगे थिरकती हैं और उसकी टांगे लड़खड़ाने लगी, कांपने लगी। वो समझ नहीं पाई कि वास्तव में मैं जमाने के साथ नहीं चल पा रही, मैं जमाने को समझ नहीं पा रही हूं। जो परिवर्तन हो रहा है चारों ओर, उसको स्वीकार नहीं कर पा रही। इसलिए वो अपनी दुर्बलता को दोष नहीं दे रही है कि मेरी दुर्बलता है ये, मैं बूढ़ी हो गई एकदम। ये बूढ़ी कहां से है? भीतर से है, भीतर से बुढ़ापा आ गया। कुछ भी नया करने की वहशत थी कहाँ, कुछ नया करने की कोशिश की ही नहीं, जीवन भर नहीं की, तो अब क्या करेगी? कल तक तो युवा थी, चाहती तो कर लेती, लेकिन अब देख रही है अपने आप को, बदल गया जमाना, कितना निकल गया समय, और वो दोष दे रही है जमाने को, अपनी दुर्बलता को नहीं, कि मैं कमजोर हूं, समझ नहीं पा रही। जबकि उसकी वाणी हमेशा आशीर्वाद देती थी लोगों को, और अब वही वाणी जमाने भर को कोस रही थी। यह भी एक बुढ़ापे की निशानी होती है। जमाने भर को शुरुआत घर परिवार से, बच्चों से ही होती है।
कि समझ ही नहीं पाते ये लोग, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब बुढ़ापे की निशानी है। जमाने भर को कोस रही थी, अरे तुम तो आशीर्वाद देना चाहिए तुमको, एकदम बूढ़ी हो गई तुम तो। क्यों बूढ़ी हो गई? क्योंकि तुमने बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। नहीं तो अभी भी शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, यदि भीतर से आप युवा हो तो वो युवा बना रहेगा। आप जमाने के साथ चलते रहो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं है, दूसरों को कोसने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हो जाता है क्या, जो देखते हैं दुनिया में, देना चाहिए था आशीर्वाद और वो कोस रही है जमाने भर। थी वो कल तक युवा थी, कल रात तक। एकाएक उसमें परिवर्तन यूं आया क्योंकि वो समय के साथ नहीं चली, वर्तमान में नहीं जिया उसने अपना जीवन। जो भी परिवर्तन हुए उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए एक रात में ही सब कुछ बदल गया उसका। तो सब बातों का सार क्या है? यही है, समय रहते समेट, मन मंदिर में पेंट कर उससे भेंट। ये गुरुदेव की वाणी है। ये जमाना अपनी जगह है। एक और वाणी है जमाने के ऊपर गुरुदेव की, कि जमाते जमाते जमाना आ गया। यानी हम तो जमा रहे थे अपना खूब खेल अच्छे से, लेकिन बार बार ये जमाना आकर के डिस्टर्ब कर रहा है। और दूसरा भाव ये कि हमारा खेल तो खूब जम रहा था, खूब अच्छे से सत्संग और खूब ये, अब हमको जमाना भी आ गया कि किस तरीके से आराम से सत्संग के द्वारा जीवन जिया जाता है। खेल जम गया, अब जमाते जमाते ही हमको जमाना आ गया। तो समय रहते कर ले, नहीं तो एक दिन अपने आप को पाएंगे कि हम पूरी तरह से बूढ़े हो गए हैं भीतर से। शरीर अपनी जगह है, परिपक्व होना अलग बात है, जो पिछली 2 कविताओं में था। और बूढ़ा होना अलग बात है। बूढ़ा समझ नहीं पाता खुद को, दूसरों को ही दोष देता रहता है। आगे है, मैंने उसे वाण नहीं मारा था, गोली भी नहीं, बोली भी नहीं, किंतु अकस्मात वह सर्प की तरह फुंकारने लगा। व्यर्थ ही विष भरे शब्द हुंकारने लगा। सुना है सांप को छेड़ो तो काटता है, सुना है सांप को छेड़ो तो काटता है। वह सांप नहीं, मनुष्य था। मनुष्य किसी को विवश देखकर डांटता है, सांप नहीं मनुष्य था। मनुष्य किसी को विवश देखकर डांटता है। यही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। और अक्सर ये बड़ा प्रैक्टिकल है, और इसमें यही भाव है कि भले ही हम कुछ न करें, किंतु यदि हम विवश रहते हैं अपमान सहने के लिए, तो लोग उसका और फायदा उठाते हैं, हम और विवश हो जाते हैं। अभी कल ही एक कोटेशन डाला गया था, इसमें यही था कि अनादर न सहें। अब जितना आप सहन करते जाएंगे उतना ही लोग उसका और फायदा उठाएंगे, यानी आपका और अनादर करेंगे। तो आप अपने आप को विवश क्यों समझ रहे हैं? जबकि न तो किसी को कुछ बोला, कोई ऐसे वाण थोड़े मार दिया, कोई गोली मार दी क्या, या कोई बोली से भी कोई वाण मार दिया उसको?
कुछ नहीं किया मैंने तो उसका। तो क्या थी मेरी कमजोरी, क्या थी? कमजोरी ये थी कि मैं विवश थी। किंतु अकस्मात वो तो सांप की तरह पुकारने लगा। यानी एक अवस्था विशेष का वर्णन है, एक घटना विशेष का वर्णन है, और इसमें भाव यही है कि भाई आप स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको समझिए और विवशताओं को किनारे कीजिए। विवश नहीं होना है, नहीं तो अकस्मात सर्प की तरह फुंकारने लगता है। कोई बोले अरे सांप है क्या ये? बोले सांप नहीं है, तो मनुष्य है। ये तो डांटता है, किसी को विवश देखता है तो बस शब्दों के वाण चलाने लगता है, गाली की गोली मारने लगता है। ऐसी ही इसकी बोली है। तो व्यर्थ ही विष भरे शब्द उनकारने लगा हो तो सुना तो यही है, वो काटता है, लेकिन ये काट नहीं रहा था, ये तो डांट रहा था। और काट भी दे तो क्या है, हम जितना और विवश होते जाएंगे और उसका हौसला बढ़ता चला जाता है। तो इसका इतना सा ही सार समझ में आ रहा है कि आप अपनी विशेषताओं को समझें, जो भी आप में गुण हैं उनको समझें, उनको और उभारें, उनको और बढ़ाएं, ताकि आप दूसरों के मुखापेक्षी न हो, किसी के सामने विवश न। आगे है, जग से शिकायत करने की होती है आदत दर्द के मारों को। जग से शिकायत करने की होती है आदत दर्द के मारों को, भूल जाते हैं पागल कि उनका दर्द जगत के हाथ का खिलौना है। भूल जाते हैं पागल कि उनका दर्द जगत के हाथ का खिलौना है। इस दर्द को पढ़कर देख कर, इस दर्द को पढ़कर, देख कर, कहकर ही तो उन्हें मगन होना है। इस दर्द को पढ़कर, देख कर, कहकर ही तो उन्हें मगन होना है। बहुत छोटी छोटी लिखी हुई है बातें। तो जो दर्द के मारे हैं उनको तो शिकायत करने की आदत है। अब किससे शिकायत करेंगे? दुनिया वालों से ही तो करेंगे। और अगर समझ जाएंगे कि किसने दर्द दिया है, यही कहेंगे कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। और नहीं तो लोगों के सामने कहेंगे कि भाई मैं तो दर्द के मारे मरा जा रहा हूं और जिसने दर्द दिया है वो मेरी ओर देख ही नहीं रहा है। दर्द आया कहां से, किसने दिया तुम्हें दर्द? जरा विचार करो, सोचो। और यही कह रहे हैं, भूल जाते हैं पागल, यानी ऐसे दर्द के मारे पागल ही हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते, होशो हवास ही भूल जाते हैं कि भैया उनका दर्द क्या है। दर्द जगत के हाथ का खिलौना है। जगत के हाथ का खिलौना मतलब दर्द देख करके वो तुम्हें नचा रहे हैं, खिला रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं वो तुम्हारा। दर्द दे दिया जमाने ने तुमको, तुम उनसे शिकायत करते रहो, वो देखते हैं हाँ ये दर्द के मारे छटपटा रहा है, पागल हो रहा है। चलो अच्छा हुआ हमने इसको छेड़ा, थोड़ा कुछ चुभाया वाणी का वाण जो पिछले में था। कि क्या अवस्था बना दी हमने इसकी, डांट कर, व्यवस्था का लाभ उठाकर, और इसका दिल दर्द के मारे छटपटा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जगत के हाथ का खिलौना बन चुका है। तो ऐसे लोग भूल जाते हैं
कि उनका दर्द कहां से आया? उनका दर्द आया क्योंकि वो जग के हाथ का खिलौना बने हुए। इतना ही नहीं, ये जो दर्द है, उस दर्द को देखकर, पढ़कर, कहकर, भाई क्या करें, अब दर्द हो रहा है, हम तो शिकायत कर रहे हैं ना, जग से ही कर रहे हैं। ठीक है, बोल दिया भाई, देखो इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो इस दर्द को पढ़कर, देखकर, कहकर ही तो उन्हें मगन होना है। ठीक है, इसी में लगे हुए हैं, समझ नहीं पाते, भूल जाते हैं कि अरे पागल, ये दर्द तो इसलिए आया क्योंकि तू जगत के हाथ का खिलौना बना हुआ है, और जिन्होंने दर्द दिया उन्हीं से जाके शिकायत कर रहा है, बोल रहा है। अरे इस दर्द को देखकर, पढ़कर उसको अच्छा लगता है, उसी में तो मगन होते हैं वो। बार बार तुम्हें दर्द देते हैं और ये सोचते हैं चलो अब यह मेरे हाथ का खिलौना है, जैसे चाहूं वैसे इसको नचा सकता। तो ये सब बड़ी प्रैक्टिकल कविताएं हैं जो एक साधारण जीवन में घटित होती है, और उनमें जो एक निहित भाव होता है, बारीकियां होती हैं, उसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यही सब बातें यहाँ पे चल रही हैं। आगे है, दोष उनका नहीं हमारा है। दोष उनका नहीं हमारा है जो उनसे यारी कर बैठे, और उनकी यारी के चक्कर में जो अपने थे उनसे किनारा कर बैठे। दोष उनका नहीं हमारा है जो उनसे यारी कर बैठे, और उनकी यारी के चक्कर में जो अपने थे उनसे किनारा कर बैठे। तुम भूल जाओगे तब भी तो हम तो याद करते रहेंगे। तुम भूल जाओगे तब भी हम तो याद करते रहेंगे। तुम मौज में होगे और हम यहाँ दर्द से मरते होंगे। जब दुख किसी पर पड़ता है वो दूसरों के लिए भार लगता है, और लोगों को उसके मरने का इंतजार का बहाना मिलता है। जब दुख किसी पे पड़ता है तो दूसरे के लिए भार लगता है, और लोगों को उसके मरने के इंतजार का बहाना मिलता है। अभी हम जिनको भार लगते हैं, मरने के बाद वही रोकर प्यार का दम भरते हैं। अभी हम जिनको भार लगते हैं, मरने के बाद वही रोकर प्यार का दम भरते हैं। और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये अवस्थाएं जो होती हैं हम भूल जाते हैं जब हम संसार में होकर के संसार के ही हाथों का खिलौना बन जाते हैं, और उन्हीं के अनुसार नचाए जाते हैं, और फिर भी हम उससे बाहर न तो निकलने का प्रयास करते हैं और न सोचते ही हैं उसके बारे में, विचार ही नहीं करते कि किस प्रकार हमारी मजबूरी का फायदा, हमारी विवशता का लोग लाभ उठा रहे हैं। खैर, यहाँ कह रहे हैं ये दोष उनका नहीं है, हमारा है, क्योंकि हमने उनसे यारी की है, दोस्ती की है, वही हमारी उठ बैठ है, ऐसे ही लोगों से हमारा मिलना जुलना है। तो उनकी यारी के चक्कर में हुआ क्या, जो वास्तव में हमारे अपने थे, हमारे अपने कौन है, वही जो हमारा एकदम इंटीमेट अंतरंग, वो अंतरंग कौन है? तो गुरुदेव ने बताया एक वाणी में, अंतरंग कौन? जो अंत तक उसके रंग में रंगा रहे। यानी हमारा अंतरंग हमारा प्रभु, और हम उसके अंतरंग, उसी के रंग में रंगे रहे अंत तक, वही हमारा अपना है। तो हमसे तो किनारा कर बैठे उनकी यारी के चक्कर में।
तुम भूल जाओगे तब भी हम तो याद करते रहेंगे। भी समझ के भी नहीं कि दोस्त तो हमारा है, फिर भी लगता है तुम तो भूल जाओगे हमें, फिर भी हम तो याद करते रहेंगे, क्योंकि हमारी यही फितरत है, हमारी यही आदत है कि तुम भूल भी जाओ अगर तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे जो मोहब्बत की है। तो ऐसे लोगों से दिल लगा बैठे तो होगा क्या कि तुम भूल भी जाओ तो याद करते रहेंगे, तुम तो मौज में रहोगे और हम यहाँ दर्द से मरते रहेंगे। यही जीवन है, चारों ओर देख रहे हैं। गलत जगह दिल लगा लिया, गलत लोगों से यारी कर ली, सब ऐसे ही चलता रहता है। बस यही प्रैक्टिकली समझना है कि भाई हम तो दर्द से मर रहे हैं, कितना दुख हम पर पड़ गया। तो किसी पर जब दुख पड़ता है तो जो उनके संगी साथी होते हैं, घर परिवार वाले, उनके लिए बड़ा भार लगता है, क्योंकि वो उसके दिल की अवस्था तो समझ नहीं पाते कि आखिर ये दुखी है तो क्यों है, और इतना दुखी है। और लोग इंतजार करते रहते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं कि इस पे ऐसा दुख आ गया और ये सहन नहीं कर पा रहा है, तो इंतजार करते रहते हैं उसके मरने का, कि न तो ये बाहर निकल पा रहा है इस दर्द से, इस दुख से, और न ही ये संभल पा रहा है। तो यही इंतजार करते हैं। बहाना मिल गया उनको मरने का, इंतजार का बहाना मिल गया कि बस देखें और दुख बढ़ेगा तो अपने आप ही इस दुनिया से कूच कर जाएगा। तो दुख तो पड़ा किसी पर जिन दूसरों को भार लगने लगता वो। तो अभी जिनको हम भार लगते हैं, जब नहीं रहेंगे ना इस दुनिया में, इस संसार में, तो लोगों को दिखाएंगे रोकर, देखो हम कितना प्यार करते थे उससे, कितना हम उसका ख्याल रखते थे। अब वो बोलने थोड़े ही आएगा, समझाने थोड़े ही आएगा कि जीते जी तो यही प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई ये निकले यहां से। तो ये अवस्था है दुनिया में, ये हालचाल है, और उसके बावजूद भी हम जागते नहीं हैं, हम उन्हीं से यारी कर बैठते हैं, समझ कर भी ना समझ बन जाते हैं। ये दोष उनका नहीं, हमारा है। आगे है, केवल मीठी आवाज पाकर कोई नहीं बन जाता कोयल। केवल मीठी आवाज पाकर कोई नहीं बन जाता कोयल। कोयल बनने के लिए दिल में दर्द होना जरूरी है। केवल शब्दों के मिलान से नहीं बन जाता कोई कवि। केवल शब्दों के मिलान से नहीं बन जाता कोई कवि। कवि बनने के लिए करुणा का होना जरूरी है। आम पर बौर न हो तो कोयल कूकती नहीं है। आम पर बौर न हो तो कोयल कूकती नहीं है। हृदय में करुणा न हो तो कविता छंदमय होती नहीं है। हृदय में करुणा न हो तो कविता छंदमय होती नहीं है। यह कोयल का उदाहरण, कवि का उदाहरण। एक दर्द होना चाहिए, तो सिर्फ मीठी आवाज से नहीं होता कुछ। सुरीली आवाज जिसको हम कहते हैं, सुरीली है, सुर में है, मीठी है, लेकिन कोयल जैसी नहीं है। न जाने कितने ही पक्षी होंगे जिनकी आवाज मधुर होगी,
मीठी होगी, किंतु कोयल की आवाज तो कोयल जैसी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उसके दिल में दर्द है, वो बिछोह है, बिछुड़ी हुई है अपने प्रिय से, इसलिए वो उसे आवाज लगाती है कि दिल में दर्द है। वैसे ही है कि केवल शब्दों के मिलान से ही कोई कवि नहीं बन जाता है। कि हमने 2-4 लाइनें लिख दी, देखो भजन बन गया हमारा, तो कवि नहीं बन जाएगा। हम भजन गा रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज है, उससे नहीं है। जब तक प्रभु के लिए प्रेम नहीं, भाव नहीं हृदय में, उसके लिए दर्द नहीं, उसका विरह नहीं भीतर, तब तक मीठी आवाज पाकर भी वो संगीत नहीं बनता, वो सुर नहीं निकलते, वो भाव नहीं बनता। तो केवल शब्दों के मिलान से कोई कवि नहीं बन जाता है। कवि बनने के लिए करुणा का होना जरूरी है। भीतर करुणा चाहिए। करुणा पिघलाती है अंतःकरण को। किसके प्रति करुणा? करुणा का मतलब यहां है संवेदना, यानी किसी और की वेदना हम अनुभव कर रहे हैं और अपनी वेदना कोई और अनुभव कर रहा है, वो कविता हुई। एक बार किसी से बात हो रही थी, ऐसे ही किसी ने प्रश्न कर दिया कि भैया भजन कैसा होना चाहिए, क्या पहचान है भजन की? मैंने कहा जैसा मुझे समझ में आया है, किसी भी भजन में 3 चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहली बात वो है भाव। भाव का आधार तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात है काव्य यानी कविता, और तीसरी चीज है स्वर यानी संगीत। जब तीनों का समावेश होता है तभी जाकर वो भजन कर्णप्रिय ही नहीं लगता, खुद अपने भीतर ऐसी करुणा भर देता है, अपने आप को भाव विभोर कर देता है। तो कवि बनने के लिए करुणा होना बहुत जरूरी है। तो ये करुणा है क्या? ये करुणा ही तो कविता को छंदमय बनाती है। ये करुणा है क्या? जब देखती है कोयल आम के ऊपर बौर लग रही है और वो पुकारती है और इन बौरों से निकले आम और वो उसके काम आए। यही है उसके भीतर कोयल की कूक बनना, उसका संगीत, उसकी आवाज, मीठी आवाज, कोमल आवाज। सब बातों का सार इतना ही है कि सिर्फ मीठी आवाज होना, अच्छे सुर में गा लेना पर्याप्त नहीं है। भीतर दिल में दर्द होना चाहिए, प्रभु के प्रेम का विरह होना चाहिए, उसका भाव होना चाहिए। आगे है हमारी मोटी मोटी बोटी चबा जाते हैं वो, हमारी मोटी मोटी बोटी चबा जाते हैं वो, क्योंकि बड़े हैं उनके मुंह। हम मांगते हैं जब रोटी मोटी मोटी, नकली व्यवस्था से वह लटका लेते हैं मुंह। दिखा देते हैं अपने विवश चेहरे, इसीलिए तो बंध गए हैं इनके सर पर प्रगति के सेहरे। दिखा देते हैं अपने विवश चेहरे, इसीलिए तो बंध गए इनके सर पर प्रगति के सेहरे। और ये जाते जाते
फिर एक राजनीतिक, या इसको पहले भी कहा गया एक मार्क्सवादी या समाजवादी भावधारा, एक कविता। और यह इस डायरी में अंतिम कविता है। और कोई डायरी है कविता की तो पता नहीं, क्योंकि और जो 2-3 कविताएं हैं इसमें वो पहले ही प्रेम प्रदीप में छप चुकी, जो शुरुआत की थी हमने। तो इसको पहले ले लेते हैं और संपूर्ण करेंगे इसके साथ ही जो कविताओं का सिलसिला है, कि हमारी मोटी मोटी बोटी चबा जाते हैं, देखते नहीं है। यहां भावार्थ क्या है कि वो बिल्कुल विचार ही नहीं करते जो संपन्न है, जो बैठे हैं ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, उनके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते हैं उनका जो बिल्कुल गरीब हैं, या यूं कहें गरीबी की रेखा से भी नीचे है। और उनसे जब मांगते हैं वो रोटी, तो फिर दिखाते हैं अरे कहाँ से लाएं, क्या करें हम, हमारा तो अपना ही पूरा नहीं पड़ता है। जबकि हमारी तो बोटी बोटी चबा रहे हैं और हम रोटी मांग रहे हैं, तो वो भी देने से विवश हो रहे हैं। वो ये व्यवस्था क्या है पता लगता है, नकली है। चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ढोंग करते हैं व्यवस्था का कि नहीं भाई हमारे लिए तो संभव नहीं है, और अपना मुंह लटका लेते हैं या मुंह फिरा लेते हैं, क्या करें हम भाई नहीं कर पाएंगे। तो यह एक साधारण सी अवस्था हम देखते हैं अभी समाज में, देश में। समाज में जो ओहदे पर बैठे हैं, खूब धनाढ्य हैं, खूब पैसे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए, किंतु वो भी अपने आप को विवश मानते हैं। नकली व्यवस्था का मुखौटा लगा रखा है उन्होंने। यही है जीवन जो देखते हैं हम चारों ओर। और कुछ क्या करते हैं, दिखा देते हैं अपने विवश चेहरे। चेहरे पे इतना अच्छे से वो नाटक करना सीख गए हैं कि चेहरे पे दिखा देते हैं हम बहुत विवश हैं, कितने विवश हैं। और जितना जो ज्यादा अपनी विवशता को दिखाता है, तो एक ओर तो शब्द है चेहरे और दूसरी ओर शब्द है सेहरे। सेहरे होते हैं ना, शादी ब्याह में जाते हैं तो दूल्हे के सिर पे सेहरे बांध दिया जाता है, सेहरा। इसका मतलब वो घोड़ी चढ़ रहा है, किला फतेह करके आएगा। तो वैसे ही है, प्रगति के सेहरे बांध लिए, एक एक तमगे लगा लिए इन्होंने। हमने देखो इतनी तरक्की की है देश की, हमने इतनी तरक्की की है समाज की, लेकिन जब कोई जाता है इनके पास अपनी विवशता से वशीभूत होकर, तो कहते हैं हम तो तुमसे भी ज्यादा विवश। भले ही दिखावा करें बहुत कुछ, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, करते कुछ नहीं। तो यह तो हुआ एक अलग रूप। और जिसके पास दिखता है, जो वास्तव में सब कुछ है, फिर भी उनकी मानसिकता नहीं है वैसी, जिसके लिए कहावत बनी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। और एक कहावत, कंजूस मक्खी चूस। तो ऐसे लोग होते हैं, अपने आप को हमेशा विवश दिखाएंगे और बोलते हैं बड़ी प्रोग्रेस हो रही है इनकी, तो कल तक तो ऐसे थे, ऐसे रहते थे, आज देखो ऐसे रह रहे हैं। इतना तरक्की कर ली इन्होंने, इतनी प्रगति कर ली जीवन में, और उसके सेहरे बांध के घूमते रहते हैं, तमगा लगा के रखते हैं।
तो ये एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई कविता है। तो तरह तरह के भाव हैं, तरह तरह के विचार हैं, और इसके साथ ही जो कविताओं का सिलसिला जो हमने 2-3 दिन पहले ही शुरू किया, कल परसों ही, वो पूरा होता है, क्योंकि इस डायरी में और कविता मुझे मिली नहीं है। कविता नाम भी क्या देंगे? प्रैक्टिकली लाइफ। हाँ ठीक है, वो कविताओं के रूप में व्यक्त किया हुआ है। कविता नाम इसलिए दे रहे हैं कि जब तक भीतर करुणा न हो तो वो कविता में छंद नहीं आता। अभी तो आई ना बात, इसलिए उसको कविता कहा जा रहा है। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, और हो सकता है ये इनसे गुजरे हो, और बिना अनुभव के तो व्यक्त होता नहीं है ना। तो किसी न किसी रूप में हम दूसरों को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। जो कल भी बात आ रही थी कि अपनी गलतियों से तो सीखता ही है इंसान, किंतु जो दूसरों को गलतियां करते देखता है उससे सीखे तब ना, वो तो और भी बढ़िया है उससे। यही सब बातें हैं। ठीक है, पूरा करते हैं अभी। तनुश्री शर्मा, बोलो। प्रणाम। हेलो। प्रणाम भैया। हाँ अब आई आवाज, आवाज नहीं आ रही थी। ये विवशता की बात आई तो कभी कभी तो व्यक्ति विवश होता है। जैसे बात आई, लोग हमारा विवशता का ही फायदा उठाते हैं। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन तो होती है जहाँ व्यक्ति विवश होता है। नहीं, यहाँ पे समझने की बात यह है कि वो जो विवशता है वो क्यों है। इसमें यही कहा ना, तुमने खुद ही तो अपने आप को जग के हाथ का खिलौना बनाया है ना। हाँ। तो उसको दोष देने से क्या फायदा है कि तुमने मुझे विवश कर दिया। हम खुद बंधे हुए हैं। विवशता क्या है? एक बंधन है। बंधे हुए हम खुद हैं। और इसी को तो आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारा मन बंधा हुआ है उन, क्या कहें, व्यक्तियों से या उन अवस्थाओं से जो हमें विवश कर देता है। सही बात है। हम चाहे तो उससे बाहर निकल सकते हैं, उस सिचुएशन से। रास्ता तो हर एक चीज का निकालने से ही निकलता है ना। लेकिन उसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, भीतर की मजबूती चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए। हाँ जाकर होता है, और नहीं तो विवश होता ही है। विवश बने रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। इस जग को, संसार को ही दोष देते हैं। देखो इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये किया। अपने घर परिवार में ही ढूंढ लेते हैं, समाज में ढूंढ लेते हैं, यानी दुनिया को ही दोष देंगे। अपने आप को नहीं समझेंगे कि ये मेरी मानसिक कमजोरी है जो मुझे विवश कर रही है। हाँ भैया। हाँ, स्पष्ट। हरिओम। हरिओम। अभी भी है 3-4 मिनट। कोई और प्रश्न करना हो किसी को, वो भी बात रख सकते हैं। कोई और जिज्ञासा हो। नहीं है तो आ गया ना अलका पोद्दार। अभी पूरा करने का सोच ही रहे थे। चलो पहले सुनीता जालान को देते हैं। अलका पोद्दार का तो
अभी हाल में 2-3 बार हुआ है। हाँ, सुनीता जालान। हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम, बोलो। भैया, एक जब लास्ट टाइम चल रही थी नॉलेज और नोइंग की बात, तो वो बार बार बस ऐसे ही लग रहा था, ऐसे तो समझ में आ रहा था कि पहले नॉलेज होगा तभी हम नोइंग कर पाएंगे उसको। तो वही होता है ना कि पहले नॉलेज होता है, उसके बाद ही हम उसको नोइंग कर सकते हैं ना। हाँ, उसके तो 3 रूप बताए गए हैं ना, बिल्कुल स्पष्ट है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। यानी श्रवण हुआ, वो नॉलेज में आ गया। अच्छा। आपने पढ़ा या सुना, वो आपकी नॉलेज है। हाँ। फिर मनन आएगा, मनन करेंगे तब जाकर के उसमें निरंतरता आएगी, वो आपके जीवन में उतरेगा, तब वो आपके लिए नोइंग बनेगा। ठीक है, पहले नॉलेज आता है, लेकिन नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज को जल्दी से जल्दी नोइंग में कन्वर्ट करें, जिसको कहते हैं ना, जितना सार है उसमें से ग्रहण कर ले मनन चिंतन के द्वारा, और जो थोथा थोथा है उसको उड़ा दे। नहीं तो नॉलेज में तो छिलके ज्यादा होते हैं, सार बहुत कम होता है ना। यही तो कबीर ने कहा ना कि सूप की तरह बन जाओ तुम। थोथे को उड़ा दो, सार को ग्रहण कर लो। वही मनन चिंतन से होता है, वही आपका नोइंग होता है, वही ज्ञान बनता है। नहीं तो नॉलेज है क्या, जानकारी मिल गई आपको, समझ लिया आपने, लेकिन बिना आगे बढ़े मनन चिंतन के वो चीजें ज्ञान में परिवर्तित नहीं होती। ठीक है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया होगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी भैया। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, अलका पोद्दार। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया, एक बात बस मन में आ रही थी कि जैसे स्थूल में तो आवरण हटाने से आपको समझ में आया, लेकिन सूक्ष्म के आवरण किस तरह बोलते हैं ना कि भाई आप पूरे आप अपने आप को पूरे आवरण नहीं हटाते हो, अपने रख लेते हो, तो वो क्या होता है आवरण रखना? नहीं, वो जितनी समझ है, हमको मालूम ही नहीं है ना कितना प्रकार के आवरण क्या है नहीं है। उसको 4 बताए गए हैं, बार बार कहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन में मैल है, चित्त में विक्षेप है, बुद्धि में भ्रम है, अहंकार पे आवरण है। और इन जनरल वे में सबको आवरण ही कह दिया जाता है। तो मन का मैल दूर होगा, ये सब चीजें होती रहती हैं। यही तो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। हमको पता नहीं होता, हम तो अपना पूरी सरेंडर कर देते हैं उसके सामने। अब जो करना है वो हमारा प्रभु करेगा, बस अपने आप। हम क्या रखेंगे? हम अगर रख रहे हैं, छिपा लेते हैं और वो रखते हैं, दुराव करते हैं, ये करते हैं, इसका मतलब हमारा समर्पण नहीं हुआ है। समर्पण होने का मतलब ही है हमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया पूरी तरह से। अपने आप ही फिर हो जाता है, आवरण हटने लगते हैं। ठीक है ना। हाँ, हाँ जी, हरिओम। हरिओम, हरिओम। हाँ, शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। बोलिए बोलिए, हरिओम। ये भैया लास्ट में जो दिया आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रही। ये हमारी बोटी बोटी, ये तो मुहावरा है बोटी बोटी का, तो यानी सब कुछ निचोड़ लेते हैं हमारा, सब कुछ पूरा एकदम, है ना। ये वही है, मजबूरी का फायदा उठाना, बोटी नोच लेने का मतलब यही है। आपकी आवाज पूरी सी आई नहीं, लेकिन जितना मुझे समझ में आया आपने पूछा। ये अभी भी नहीं आ रही आवाज, ठीक से नहीं आ रही आप। नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, आवाज आ नहीं रही। ठीक है, अब समय निकला जा रहा है।
बिल्कुल भी नहीं आ रही ना आवाज एकदम। जी मैं आज क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहे शब्द ठीक से। हाँ वही तो, रुक जा रही है, आवाज कट रही है। चलो ठीक है फिर, पूरा करते हैं।